हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मॉक टेस्ट की सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है, जिसका टारगेट एसएससी, बैंक्स और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जहां पर इंग्लिश है वहां पर मॉक टेस्ट आपके लिए यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ डिस्कशंस, वी वुड लाइक टू गो फॉर मॉक टेस्ट। ओके, सो वेरी बिगनिंग हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। तो ग्रामर करते हैं, खासतौर पर अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर कर रहा हूँ जिन्होंने बैंक का एग्जाम भर रखा है फॉर्म, और एसबीआई का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नियर बाय है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आगे के जो पेपर होंगे वो हम उसी पर फोकस करके बना रहे हैं। ठीक है, सो शुरू करते देखिएगा। दीज आर द आइडियाज़, ये वो आइडियाज़ हैं या आइडियल्स हैं, आदर्श हैं। ठीक है, ये वो आइडियाज हैं, वो आदर्श हैं विच हैव शेप्ड आवर इकोनॉमी, इकोनॉमिक थॉट, जिसने हमारे जो आर्थिक विचार थे उनको शेप किया है इन द पास्ट में। ठीक है, तो देखिए दीज आर द आइडियाज, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि फर्स्ट क्लोज है। आइडियाज विच हैव शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट इन द पास्ट। ठीक है, इन द पास्ट, जिन्होंने हमारे इकोनॉमिक थॉट को किसमें, पास्ट में शेप किया है। ठीक है, सो विच हैव शेप्ड, देखिए पास्ट की बात हो रही है। पास्ट का मतलब बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की नहीं हो रही है। ओके, सो प्रेजेंट में सेंटेंस नहीं है, हैज हैव शेप के लिए यूज हुआ है। ओके, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, पास्ट से है, तो पास्ट में है तो हैज हैव की जगह किसका यूज हो जाएगा, हैड का यूज हो जाएगा। जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में हो, सो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड दैट इट मस्ट बी यूज्ड इन पास्ट टेंस, नॉट इन प्रेजेंट टेंस। हियर वी यूज वर्ड पास्ट, इट शोज पास्ट इवेंट, सो वी विल यूज हैड शेप्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियाज प्रॉब्लम्स, भारत की समस्याएं। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन सेवरल वेज। दूसरे देशों की समस्याओं से हमारी जो समस्याएं वो बहुत ही अलग है। तो देखो पहली चीज क्या कह रहा है, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर विथ। ठीक है, पहला ये जो ए पार्ट है ये वाला, ओके, ये थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, दोज ऑफ अदर कंट्रीज, ये बी सेक्शन हो गया। इन सेवरल वेज, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भारत की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं। ओके, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, देखिए कई बच्चे पढ़ते हैं कि जो अपोस्ट्रोफी का यूज है वो हम नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं, तो कंट्री जो वो भी नॉन लिविंग के लिए कंसिडर होता है। बिल्कुल नहीं, कंट्री के नाम के साथ, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ आप लोग जो है वो अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो। सो इंडियाज प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल ठीक है। आर प्रॉब्लम्स के लिए यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नॉट सिमिलर, एक जैसी नहीं है, किससे, बहुत सारे देशों की प्रॉब्लम्स के जैसी नहीं है। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सिमिलर, किसके लिए, दोज ऑफ। दोज ऑफ किसके लिए यूज हुआ है, प्रॉब्लम्स के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अदर कंट्रीज की, इन सेवरल वेज, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, तो इनके साथ सेवरल वेज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो गलती है वो पता है क्या है कि सिमिलर जो वर्ड होता है ना उसके साथ विद का नियम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज से सिमिलर होना। सो ऑलवेज यूज टू, डोंट यूज विथ, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, सिमिलर टू होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात करता हूं, देखिएगा। द गंगेज, जो गंगा है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र, रिवर सिस्टम बनाती हैं। ये कहना चाह रहा है, तो कौन कौन बनाने वाला है, गंगा और उसकी सहायक नदियां, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। देखिए गंगेज नदी का नाम है, इसके साथ दा का यूज बिल्कुल होता है। ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ओके, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब निर्माण करना, बनाना, ये एक वर्ब हो गई। देखिए जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं या दोनों प्लूरल जोड़े जाएं तो वर्ब प्लूरल यूज होगा, ट्रिब्यूटरीज के अकॉर्डिंग प्लूरल यूज हो गया। ठीक है, वन ऑफ का यूज हो गया, मैंने आपको बता रखा है वन ऑफ का यूज जब भी सेंटेंस में हो, वन ऑफ के बाद देखिए सिस्टम्स, नाउन जो है वो प्लूरल यूज होगा, बिल्कुल ठीक है। इन द वर्ल्ड, इस संसार में बनाती हैं, सेंटेंस लगभग सही है। अगर एक चीज पर ध्यान गया हो तो आपको एरर मिल जाएगा, और वो क्या है, देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। सो देखिए गंगा और उसकी, ये इट्स किसके लिए यूज हुआ, ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक के लिए। लेकिन आप देखो ये जो इट्स लिखा गया है, क्या ये सही लिखा गया है? अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज, क्या होता है इसका मतलब, इट इज।
और अगर आप इसको पोजेशन के कंटेक्स्ट में लिखते हैं सो इट इज रिटन इन दिस फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? उसका, या फिर क्या होता है? उसकी। तो यहां पर इट्स का यूज होगा ना कि इट इज का। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हटा दीजिए, ये लिख दीजिए इट्स। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको एग्जाम में बार बार के मॉक टेस्ट में मैं डाल रहा हूं। ओके, याद रखिएगा। तो इट्स हो जाएगा। द सडन चेंज ऑफ प्लेस अफेक्टेड हर हेल्थ। एकाएक जो परिवर्तन हुआ किसमें? स्थान में, प्लेस, ठीक है, उसने क्या कर दिया? उसकी हेल्थ को प्रभावित कर दिया। ओके, देखिए सिंपली बात, द सडन चेंज बिल्कुल ठीक है, एकदम होने वाला परिवर्तन। चेंज नाउन है, सडन क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ प्लेस जगह का, प्लेस क्या है? नाउन है, बिल्कुल ठीक है। अफेक्टेड हर हेल्थ, अब सडन चेंज ने उसकी सेहत को प्रभावित कर दिया है, तो यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है प्रभावित करना, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है? एज ए वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। सो एज ए वर्ब जब यूज करते हैं तो एक वर्ड और आता है इंग्लिश में अफेक्ट, और एक होता है अफेक्ट। बच्चों याद रखना, इफेक्ट नाउन है, बिल्कुल सही है, तो इसका इफेक्टेड जैसा फॉर्म नहीं बनेगा। अफेक्ट क्या है? वर्ब है, तो इसका अफेक्टेड बन सकता है, यानी कि ईडी लगा सकते हैं। सो यहां पर देखिए इफेक्टेड एज ए वर्ब यूज हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट, हर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब एज ए नाउन यूज होता है इफेक्ट तो हमेशा इफेक्ट यूज करो एज ए नाउन। एज ए वर्ब यूज होता है तो अफेक्ट यूज करो। जैसे कि दिस मेडिसिन डज नॉट हैव, देखिए दिस मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है डज नॉट हैव एनी साइड डैश। अब एनी साइड, साइड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, तो यहां पर नाउन का यूज करेंगे, और एज ए नाउन यूज करेंगे तो किसका यूज हो जाएगा? इफेक्ट का यूज हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, देखेंगे जरा। देयर आर ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑफ एवरी क्लास, हर क्लास में, एंड नेशनलिटी, हर देश में, हु डाउट्स, जो मानते हैं, द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, ठीक है, कि उसकी स्टेटमेंट पर डाउट करते हैं। ओके, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा समझिएगा। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? बहुत ही बेसिक बात है, देयर से शुरू हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है, वर्ब जो होती है, देखिए आर जो है वो हमेशा, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। अ नंबर ऑफ पीपल प्लूरल है, तो ये आर जो है बिल्कुल सही है, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ एवरी क्लास, हर क्लास में, एवरी के बाद वर्ब सिंगुलर आती है, बिल्कुल ठीक है। एंड नेशनलिटी, ये भी ठीक है। ओके, हु डाउट्स, जो डाउट करते हैं, द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट पर। अब यहाँ पर हु जो है वो किसके लिए यूज हुआ है पहले समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? हु, जल्दी बताइएगा। नंबर ऑफ पीपल के लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जो हु के बाद किसका यूज हो रहा है? वर्ब का यूज हो रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है? नंबर ऑफ पीपल, प्लूरल है, तो हु के बाद जो वर्ब यूज होगा वो कैसा यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। डाउट्स, वर्ब के साथ SCIS अगर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे डाउट। दैट सी आंसर इज करेक्ट। ओके, यस, द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्ब जो है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को पसंद करता हूं, क्यों? बिकॉज द राइटर हैज एक्सप्लेन्ड द रीजन ऑफ हिज फेल्यूर ट्रूली। राइटर ने जो है वो अपनी फेलियर के जो रीजन है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है, बहुत आसान है, देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। आई लाइक दिस बुक, मैं इस बुक को पसंद करता हूं, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। बिकॉज से नया सेंटेंस शुरू हो गया, कंजंक्शन का काम कर रहा है। द राइटर हैज एक्सप्लेन, राइटर ने एक्सप्लेन किया है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। द रीजन्स, ये भी सही है। रीजन्स के साथ दा का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि स्पेसिफाई रीजन है। द रीजन्स बिल्कुल सही है। ऑफ हिज फेल्यूर ट्रूली, अपनी असफलता के कारणों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेंटेंस में जो एरर है वो क्या है? देखिए समझिए, जो बेसिक वर्ड जो यूज होता है रीजन, उसके साथ हम लोग इन जनरल फॉर का यूज करते हैं, और जो कोज वर्ड यूज होता है उसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए रीजन्स आ गया, ऑफ हिज फेल्यूर की जगह किसका यूज हो जाएगा जेंटलमैन? फॉर का यूज हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर, ये ठीक है। ओके,
एंड डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, वो चीज़ों को नहीं समझती है। दाउ यद्यपि द टीचर एक्सप्लेन्स हर रिपीटेडली, और टीचर जो है वो बार बार उनको एक्सप्लेन करता है, फिर भी नहीं समझती है। किनको? सब्जेक्ट की चीज़ों को। ओके, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। शी इज़ वेरी वीक, बिल्कुल ठीक है। वीक की स्पेलिंग जो है वो भी सही है। एक वीक ये वाला होता है जिसका मतलब सप्ताह होता है। इन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में वीक है, सब्जेक्ट के लिए इनका यूज हुआ, बिल्कुल ठीक है। एंड डज नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझती है। ये डज किसके लिए यूज हुआ? शी के लिए। थिंग्स, चीज़ों को नहीं समझती है। चीज़ें क्या है? प्लूरल है ना। दाउ यद्यपि, द टीचर, जो टीचर है, एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब देखिए सही है, टीचर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज हो रहा है। ठीक है, हर रिपीटेडली, रिपीटेडली एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है क्योंकि एक्सप्लेन को डिनोट कर रहा है। सेंटेंस में एरर कहाँ पर है? देखिए जरा, इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? समझिए, वो बहुत कमजोर है सब्जेक्ट में और चीज़ों को नहीं समझती है, क्योंकि जो टीचर है वो उसको एक्सप्लेन करता है चीज़ों को अच्छे से। तो जो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन के बाद यहाँ पर हर का यूज हो गया। इसका मतलब होता है जो टीचर है ना, वो सब्जेक्ट की चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं करता, बल्कि उस लड़की की एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन के बाद किसी पर्सन का यूज नहीं होगा, तो किसका यूज हो जाएगा? एक्सप्लेन देम टू her repeatedly. The sequence will be this one. One of the difficult questions you can say. Explains them. Them किसके लिए यूज हुआ है? Things के लिए यूज हुआ है। उनको एक्सप्लेन करता है, किसके लिए? उसको, to her। ये याद रखना है। एक्सप्लेन हर का मतलब हो जाएगा किसी पर्सन के एक्सप्लेन करना। जैसे आई एक्सप्लेन यू, इसका मतलब क्या है पता है? कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि तुम कैसे हो। आई एक्सप्लेन इट टू यू, मतलब होता है मैं किसी चीज के बारे में तुम्हें समझा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग ग्रामर टू यू, ये सेंटेंस है, इसका मतलब मैं आपको ग्रामर समझा रहा हूं। मैं बोलूं आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इसका मतलब मैं किसी आदमी को आपके बारे में बता रहा हूं। सो द सीक्वेंस और सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज नो एनी पीस ऑफ पेपर इन माई पॉकेट, मेरी जो पॉकेट थी उसमें कोई कागज का टुकड़ा नहीं था। एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि होगा कोई ना कोई। ओके, ध्यान से समझिए, एक बहुत कॉमन सा एडवर्ब का क्वेश्चन है, सॉरी एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, और वो पता क्या है? देयर वॉज। अब देखिए पहली बात, देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वॉज सिंगुलर है, क्यों है? क्योंकि पीस ऑफ पेपर, ये सही है, पेपर सिंगुलर है। इन माई पॉकेट, पॉकेट के साथ इनका यूज होता है, बिल्कुल सही है। एज, जैसा कि, आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने एक्सपेक्ट पहले किया था, पता मुझे बाद में चला है, ये भी सही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो गलती कहां पर है? देखिएगा, इंग्लिश में एक खास बात याद रखनी होती है कि जो नो एनी वर्ड दिया गया है, नो एनी इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता है। नो एनी इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता है, होता है ओनली नो। एनी का यूज मत करो, नो एनी एक साथ मत बोलो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयर वाज नो, ठीक है, पीस ऑफ पेपर इन माई पॉकेट। ओके, अ पीस ऑफ ए पेपर। जैसे कि आई हैव नो एनी फ्रेंड, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बच्चों ये गलत है, आई हैव नो फ्रेंड, ये सही है, याद रखना है। ओके, तो नो पीस की जगह, नो एनी की जगह क्या हो जाएगा? नो पीस ऑफ पेपर। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट इज कीन ऑन ज्वाइनिंग द डांस। जब भी दो सब्जेक्ट याद रखना, देखिए यहां पर क्या, नाइदर द टीचर, ना तो टीचर जो है ना वो चाहता है, ना ही स्टूडेंट चाहते हैं। किस चीज के लिए? देखो जरा, नाइदर द टीचर बिल्कुल ठीक है, नोर द स्टूडेंट ये भी सही है। जब भी दो सब्जेक्ट नाइदर नोर से जोड़े जाते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग आती है। सेकंड स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। कीन का मतलब होता है इच्छा होना, कि डांस को ज्वाइन करने की उनकी इच्छा ही नहीं है। लेकिन जो कीन वर्ड होता है ना, आपको एक मैं बात बता दूं, उसके साथ एक प्रपोजिशन यूज करते हैं हम फिक्स प्रपोजिशन के रूप पर, ओन का नहीं, किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कीन टू ज्वाइनिंग द डांस। आंसर सी इज करेक्ट, कीन टू। शी इज कीन टू मीटिंग यू, शी इज कीन टू मेकिंग फूड, शी इज कीन टू ईटिंग फास्ट फूड, ये सही है, कीन के साथ टू का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, माई नेबर दीपक, मेरा जो दोस्त दीपक है, बिल्कुल है, इज ए पर्सन दैट विल हेल्प एनीवन। माई नेबर दीपक, ठीक है, मेरा दीपक पड़ोसी है, इज अ पर्सन, ये ठीक है, बिल्कुल दीपक के लिए इज हो गया। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है
दैट, ये दैट सही है। अब आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं कि पर्सन के लिए हम दैट का नहीं हु का यूज करते हैं, दैट तो हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। वी कैन यूज दैट फॉर बोथ, either it is living or it is non-living, and even in living it may be as a person we can use that, okay, ये ध्यान रखना है। सो सेंटेंस यहाँ तक ठीक है, दैट विल हेल्प एनीवन। अब यहाँ पर जो एनीवन वर्ड यूज हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, किसी की भी मदद कर देगा, बट एनीवन इज नॉर्मली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये ध्यान रखना है। हियर सेंटेंस इज अफर्मेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सो वी विल यूज इन प्लेस ऑफ एनीवन एवरीवन। एवरीवन का मतलब क्या है, किसी की भी मदद कर देगा। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव वी विल यूज एनीवन। I will not help anyone, this is correct. I will not help anyone, मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, so I will say I will help everyone, this is correct, this one is correct. So always keep it in mind, answer C is correct. Okay, next देखो, एंटोनिम्स की सीरीज पर हम आते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा वर्ड यूज हुआ है, रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह आदमी, एक ऐसा आदमी जो केयर ना करता हो, ठीक है। दैट इज यू कैन से दैट फॉर, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है केयर फ्री, ठीक है, जो मतलब केयर फ्री हो बिल्कुल, ठीक है, केयरलेस सा हो। सो इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा वो होगा केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सतर्क, सावधान। स्लो का मतलब होता है ढीला ढाला, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं लेथार्जिक, ठीक है, करेक्ट, सही होता है। गुड का मतलब अच्छा होता है, तो आंसर रेकलेस का एंटोनिम क्या हो गया, ए आंसर इज करेक्ट, दैट इज केयरफुल। ओके, नेक्स्ट देखो, कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित, गंदा, ठीक है, जो जिसमें मिलावट हो, यू कैन से दैट इज कंटामिनेट। ओके, इसके लिए अच्छा वर्ड हम यूज करते हैं क्रूड। क्रूड का मतलब होता है जिसके अंदर मिलावट हो। बुरिश, बुरिश का मतलब भी होता है गंदा, ठीक है, दैट इज अ गुड वर्ड, क्रूड एंड बुरिश। ओके, इम्प्योर भी बोल सकते हैं। ओके, कंटामिनेटेड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका बताना है एंटोनिम। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, साफ सुथरा, दैट विच यू कैन से दैट विच इज प्योर। सो आंसर इज करेक्ट, प्योरीफाई, डी आंसर इज करेक्ट, कंटामिनेटेड प्योरीफाई। इसका अच्छा वर्ड हो जाता है पर्ज, ठीक है। इनवियोग्रेट का मतलब होता है किसी को मजबूत बनाना, किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, दैट इज कॉल्ड इनवियोग्रेट। ओके, सैंक्टिफाई भी वही होता है, किसी को अच्छा बनाना। टेंट, टेंट का मतलब होता है दाग धब्बे, किसी चीज पर दाग लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंट। इसके लिए जो है ना अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं स्टेन। स्टेन का मतलब होता है दाग। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि वो सर्फ एक्सेल की ऐड आती है ना, सर्फ एक्सेल की, स्टेन्स आर गुड, दाग अच्छे हैं, अगर कुछ उनसे अच्छा हो सकता है तो। नाउ द टाइम कम्स फॉर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में बहुत अच्छा वर्ड दिया गया, मास मर्डर। मास मर्डर मींस होता है, एक तो मर्डर होता है दैट नोज दैट इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल। ओके, मास मर्डर होता है बड़े स्केल पर लोगों को मारना, दैट इज कॉल्ड मास मर्डर। सो फॉर दिस वी विल यूज अ पर्टिकुलर वर्ड। देखिए, पैट्रिसाइड का मतलब होता है फादर की हत्या करना, फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या करना, रेजिसाइड राजा को मार देना, और द वर्ड इज जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत बड़े स्केल पर लोगों को मारना, ठीक है। अच्छा, यहां मैं एक आपको और अच्छा वर्ड बता रहा हूं, साइड, CIDE। साइड का मतलब ही एक्चुअल में मारना होता है, ठीक है। जैसे कि पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, जो पेस्ट को मारे, जो कीड़े मकोड़ों को मारे। सुइसाइड, इसका मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बोलिएगा, खुद को मारने वाला, ठीक है। फ्रेट्रिसाइड, भाई को मारने वाला। जेनोसाइड, लोगों को मारने वाला, ठीक है, जेनोसाइड बड़े स्केल पर। तो साइड जहां भी लगाएंगे दैट इज कॉल्ड मारना। ओके, याद रखना। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है थकाने वाला। ओके, बहुत ही बोरिंग, यू कैन से दैट इज नोन एज टेडियस, थकाने वाला। तो इसके लिए अच्छा वर्ड हम यूज कर सकते हैं टायरसम। अच्छा, टायरसम तो इसका एंटोनिम सिनोनिम हो ही गया, ये लीजिए टायरसम। ओके, आप बोल सकते हैं इसके लिए बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है, उबाऊ, ठीक है। आप अच्छा वर्ड बोल सकते हैं लेथार्जिक, अभी अभी बोला, सुस्त, ठीक है। अच्छा वर्ड बोल सकते हैं स्लगिश। स्लगिश का मतलब वैसे होता है ढीला ढाला पर्सन, तो वो कई बार उबाऊ हो जाता है। ओके, डल लिख रखा है। ओके, डल का मतलब बोरिंग होता है, उबाऊ। ओके,
इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर, एक्साइटिंग, दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। हमें इसका जो है ना वो बताना था तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ए आंसर इज करेक्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेंटेनेंस की स्पेलिंग आपको बतानी है, आपके सामने ऑप्शन है, तो सिंपल सी स्पेलिंग MAINTENANCE, TENANCE. This is B answer, which is correct. I will not do any kind of explanation because the question is very simple. One word substitution, you will have to tell a list of passengers and luggage. Okay, a list of passengers, passengers की list और luggage की list, that is known as wire puller. Wire puller का मतलब होता है person who pulls the wire, जो wire को खींचता हो, that is known as wire puller. Okay, ठीक है। वैगन का मतलब क्या होता है, गाड़ी, जिसको पुराने टाइम में जो है ना बैल वगैरह खींचते थे, दैट वाज नोन एज वैगन, जो पुराने टाइप की गाड़ी होती थी, दैट वाज नोन एज वैगन। दैट सेम थिंग इज कार्ट, जिसको बैल खींचते थे। द आंसर इज वे बिल। वे बिल का मतलब होता है, यू कैन से दैट लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स इज नोन एज वे बिल। ठीक है, बहुत से कॉमन वर्ड है, अक्सर आप लोग ट्रेन में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, तो वहां पर अक्सर ये चीज यूज होती है। सो यू मस्ट यूज दिस वर्ड एंड यू मस्ट दिस वर्ड always keep in your mind that way bill. Okay, so answer is way bill. A pole और beam, ठीक है, एक पोल बनाया जाए लंबा सा और बीम बनाया जाए, ठीक है, used as a temporary support, जिसको हम temporary support के लिए यूज करते हैं। ओके, that is known as prop. C answer is correct. राफ्टर का मतलब क्या होता है, जो नाव जो होती है ना उसको चलाने वाला, उसको जो चलाता है, that is called rafter. ओके, स्कैफोल्ड का मतलब होता है घर के आगे जो चबूतरा बना देते हैं ना, उसको स्कैफोल्ड बोलते हैं। और रूफ का मतलब सभी को पता है, छत होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, जो हमारा एक्टिव पैसिव का है, ये यहां पर आ गया है। यस, हु गेव यू आइसक्रीम। बहुत सिंपल सेंटेंस है, जब भी एक्टिव पैसिव बनाओ बहुत सिंपल सी बात याद रखा करो। और वो पता क्या होती है कि वर्ब को चेक करो, भाई वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो दिमाग में आपके घंटी बज जानी चाहिए क्या, कि वॉज वर्ब का यूज होगा। ठीक है, चलो अच्छा, हु दे रखा है तो हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। बिल्कुल ठीक है, बाय हुम के बाद तुरंत किसका यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। वर्ब कहां पर है, यू तो सब्जेक्ट आ गया, गलत हो गया। बाय हुम, हैव यू बीन, नहीं। बाय हुम, ये बिल्कुल ठीक है, वर्ब भी आ गया। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया, यू के, क्यों आया, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया। गिवन आइसक्रीम, सी आंसर इज करेक्ट। Quite simple questions. I generally ask only a single question for active voice because you will be, you can say that keep in touch of active voice. If I do not ask, तो आप लोग उसको permanently भूल जाएंगे, that active passives are not asked in the examination or by Naveen sir in mock test, so we are not in need of learn active passive. But no, I am asking only one question just to keep you in touch. Narration, the same thing I repeat in narration, in the case of narration, because I ask only one question. He said what a lovely voice she has. The question is exclamatory, okay, क्योंकि explanation बता रहा है कि लड़की कैसी है। तो देखिए, he said what a lovely voice, मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस में in indirect speech, sorry, in you can say that reported speech we use what, so it is changed into very, okay, याद रखना है। अच्छा, what has किस में चेंज हो जाता है, हेड में, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड अ वेरी लवली वॉइस। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट। नो नीड टू गो फॉर अदर ऑप्शंस बिकॉज वी हैव फाउंड द आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द टाइम कम्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। ओनली वन क्वेश्चन। ही वॉज वेरी अनएक्शियस द हेल्थ ऑफ हिज सन। वो अपने बेटे की हेल्थ को लेकर बहुत ही चिंतित था। द सिंपल क्वेश्चन, एनेक्शियस और वरीड दो वर्ड होते हैं, ठीक है, वरीड एंड एनेक्शियस, देयर आर टू वर्ड्स। इफ वी वरीड अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में हम चिंता करते हैं, एनेक्शियस होता है, तो उसके लिए हमेशा याद रखना किसका यूज होगा, अबाउट का यूज होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20, द आंसर गोज about. B is correct and anxious about. Next, the time comes for cloze test. It's a very simple, as per the demand of students that we are discussing five questions of cloze test. Okay, so देखेंगे ये जो पैसेज है किस चीज के बारे में है, रिजर्व बैंक के बारे में है। रिजर्व बैंक ने जो है इकोनॉमी है वो बड़ी ही परेशानी में है, इंडियन इकोनॉमी, और उसमें उसने कुछ 4 पॉइंट्स बताए हैं जो इकोनॉमी की हेल्प करेंगे। ठीक है,
द रिजर्व बैंक हैज सेट आउट अ 4 एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए 4 एजेंडे जो है ना उसने बताए हैं। तो एजेंडा में क्या चीजें बताएगा, एजेंडा के टाइप नहीं होंगे क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है, स्टेजेस भी नहीं होंगी, पॉइंट्स, 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स, एजेंडा, 4 बिंदुओं वाला एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट टू, किस चीज के करने के लिए, तो देखेंगे टू ग्रोथ एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट्स, कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट भी आए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आए और हमारी इकोनॉमी जो वो प्रोग्रेस भी करे। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू साइन ग्रोथ, नहीं ग्रोथ को साइन करने के लिए गलत है, टू किक बैक मतलब वापस ले जाने के लिए, ग्रोथ को वापस तो सही नहीं होगा, टू मेक ग्रोथ नहीं, टू किक स्टार्ट। किक स्टार्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक बार के लिए रुक गई है उसको हमें शुरू करने के लिए, पुश करने के कंटेक्स्ट में यूज होता है किक स्टार्ट वर्ड। ओके, टू किक स्टार्ट ग्रोथ एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने के लिए इन अ, ओके, क्या आ जाएगा, इन अ स्लो डाउन इकोनॉमी, नहीं स्लो डाउन तो एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव हो जाता है, कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग का मतलब तो होता है खत्म होती हुई, ठीक है, स्टटरिंग, स्टटर का मतलब होता है लड़खड़ाना एक तरीके से, अ थिंग विच इज नॉट इन रेगुलर फॉर्म इज नोन एज स्टटरिंग। सो आंसर सी इज करेक्ट, इन ए स्टटरिंग इकोनॉमी इवन एज इट, ठीक है, इट ये किसके लिए यूज हुआ है, आरबीआई के लिए यूज हुआ है, ठीक है, ओके, इट इसने क्या किया, दैट मॉनेटरी पॉलिसी वुड कंटिन्यू टू ऑन इन्फ्लेशन इसने ये चीज भी याद दिलाई है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ऐसी बनेंगी उनका इन्फ्लेशन पर ध्यान भी रहेगा। ओके, सो हम लोग जो ना कर रहे हैं क्या देखिएगा, इवन एज इट, ठीक है, इंक्लाइन माने झुकाव होना गलत है, रिटर्न वापस आना गलत है, रिडीम, रिडीम का मतलब होता है किसी चीज को याद दिलाना, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। इसने ये भी याद दिलाया क्या, दैट मॉनेटरी पॉलिसी वुड कंटिन्यू टू, ठीक है, ऑन इन्फ्लेशन। तो देखिए रिस्पॉन्ड टू नहीं, रिस्पॉन्ड के साथ तो टू का यूज होता है, गलत हो गया, फिगर ऑन नहीं, प्रेशर ऑन नहीं, फोकस ऑन, ए आंसर इज करेक्ट, ऑन इन्फ्लेशन, कि महंगाई की तरफ हम लोग जो है वो देखते रहेंगे। ठीक है, सो हमने 25 क्वेश्चंस वी हैव फ्रेम्ड in this mock test. I hope you enjoy this session. So please do subscribe and like. Okay, bye.